Welcome to Shiv Shakti English classes. Today we are going to read second chapter of the book Flamingo from 12th class. The name of the chapter is Lost Spring, written by Anis Zhang. This is the first part of the chapter because the chapter is divided in two parts. First belong to a rag picker named Sahibe Alam, and second part belong to a bangle maker named Mukesh. Firstly, we talk about the title of the chapter. As you are seeing here, the title of the chapter is Lost Spring. As you all know, spring is a season, but we are not talking about the loss of spring season. Here, the writer is talking about the poor children who are deprived of the necessary things of life as shelter, means home, clothes, and food. That's why the writer gave the name of this chapter Lost Spring Stories of Stolen Childhood. मीन्स ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब हैं, जिनको खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े तक नसीब नहीं होते। तो यहाँ पर राइटर ने लिखा स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि एक ऐसी स्टोरी जहाँ पर बच्चों का बचपन उनसे छीन लिया गया है। लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द राइटर। एनी जंग जो राइटर हैं, शी वॉज बोर्न इन 1964 इन रोरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। एनी जंग का जो बर्थ हुआ था वो रोरकेला में हुआ था और उसने अपने बचपन और एडोलसेंस मीन्स किशोर अवस्था, टीनेज जो थी, हैदराबाद में स्पेंट की। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उन्होंने अपनी एजुकेशन को हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्राप्त किया। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और एनी जंग के जो पेरेंट्स थे, मदर और फादर, बोथ वर राइटर्स। एनी जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, लेकिन एनी जंग ने अपने करियर को एज ए राइटर इंडिया में शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रोड, और बहुत सारे जो मेजर न्यूज़पेपर्स थे उनके अंदर एनी जंग ने एक एडिटर के रूप में और एक कॉलमनिस्ट के रूप में काम किया। कॉलमनिस्ट जो कॉलम लिखते हैं। And she also wrote many books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood. आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उनका ये चैप्टर जो है एक एक्सेप्ट है, एक पार्ट है, जिस बुक का नाम Lost Spring Stories of Stolen Childhood है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. और यहाँ पर जो है एनी जंग एनालाइज करिए ग्रिंडिंग पॉवर्टी। ग्रिंडिंग का मतलब ग्राइंडर जो होता है, ग्रिंड करना, पीस देने वाली गरीबी के बारे में बात कर रही है। एंड ट्रेडिशन, और वो परंपराएं विच कंडम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि वो परंपराएं जो इन बच्चों को एक शोषण की जिंदगी देती है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये लाइन ली गई है, हिंट है, ये उस लड़के के द्वारा बोली गई लाइन है जो साहिब आलम जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के अंदर, और उसको उठाया गया है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कूड़े में एक रुपया भी मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. यहाँ पे जो आई है वो एनी जंग है, यानी कि जो राइटर है, सी इज आल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड सी इज डिस्क्राइबिंग द ऑल द चैप्टर फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू। और एनी जंग जो है साहेब से, जो एक रैग पिकर है, कूड़ा बीनने वाला लड़का है, उससे क्वेश्चन करती है वाई डू यू डू दिस, कि तुम ये काम करते क्यों हो। आई आस्क साहेब हुम, मैंने ये बात साहेब से पूछी, हुम जिससे, आई एनकाउंटर मतलब मिलना, एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। स्क्राउचिंग मीन होता है भाई सर्चिंग करना, खोज करना, फॉर गोल्ड सोना। यहाँ पे गोल्ड का मतलब रियल गोल्ड से नहीं है, गोल्ड का मतलब यहाँ पर कूड़ा बीनने वाले उस लड़के के है जो कूड़े के ढेर से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, समथिंग विच इज प्रीसियस, जो कीमती हो, जिससे उसको कुछ पैसे मिले। तो ये मेटाफर है यहाँ पे कि उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए वो कुछ कीमती चीज़ें, कुछ प्रीशियस थिंग्स ही गोल्ड जैसी होती हैं। इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, डंप्स मतलब हीप, ढेर, ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में। तो वो कहती है कि मैंने साहब से पूछा जो मेरे पड़ोस में कचरे के ढेर में हमेशा सोना ढूंढने की कोशिश करता था कि तुम ये काम क्यों करते हो।
साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। फिर साहिब के बारे में डिस्क्राइब करती है एनी जंग, कहती है कि साहिब जो था काफ़ी टाइम पहले अपने घर को छोड़ चुका था। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उनके जो घर थे, एमिडिस्ट मतलब मिड में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के जो हरे भरे खेतों में उनके घर होते थे। ढाका जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसका घर उसके लिए कोई दूर की याद नहीं है। डिस्टेंट मीन्स ज़्यादा टाइम नहीं हुआ छोड़े हुए। देर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत सारे तूफान वहाँ पर आए, स्टॉर्म्स आए जो स्वेप्ट हुए, बहा कर ले गए, देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनकी फसलों को और उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसको ये बताती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। दैट्स वाई, इसी वजह से, दे लेफ्ट, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े शहर में सोना देखने के लिए। सोना क्या, यही जो रैग पिकिंग का काम वो करते थे। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो अब रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मटर का मतलब बुदबुदाना, धीरे धीरे से बोलना। वो कहता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, यानी कि जब एनी जंग ने उससे पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो उसने बताया कि उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं है, और वो उसकी नज़र जो थी वो काफ़ी दूर थी। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, ग्लीबली का मतलब मजाकिया ढंग में, ब्रॉडली, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। वो कहती है कि स्कूल जाओ, आई से ग्लीबली, मैंने थोड़ा सा मुस्कुराते इस बात को बोला, रियलाइजिंग इमिडिएटली, लेकिन राइटर कहती है कि मुझे एकदम से ये चीज़ महसूस हुई। हाउ होलो, होलो का मतलब कितनी एम्पटी, द डिवाइस मस्ट साउंड, कि जो मेरी सलाह थी वो कितनी खाली थी। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो सर्वाइवल के लिए जो रैग पिकिंग का काम करा, और उसको ऐसे एडवाइस देना कि तुम स्कूल जाओ, तो उसको खुद ही बोलकर उस बाद में एहसास हुआ कि उसकी एडवाइस उसके लिए कितनी होलो है, मीनिंगलेस है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। और साहिब ने बड़े ही मासूमियत के साथ ये आंसर किया कि देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, अगर वहाँ पर कोई बनाएगा तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग। अब राइटर कहती है कि मैंने आधा जोक करते हुए, यानी थोड़ा सा मजाक करते हुए उससे पूछा, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करती हूँ, विल यू कम, क्या तुम वहाँ आओगे। यस, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने कहा यस, ब्रॉडली स्माइल करते हुए। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। और वो कहती है कि कुछ दिनों के बाद मैंने उसको मेरी तरफ दौड़ते हुए देखा, और फिर उसने मुझसे पूछा, क्या आपका स्कूल रेडी है। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. It takes longer to build a school, I say. राइटर कहती है कि मैंने साहिब को बताया कि स्कूल बनने में काफ़ी टाइम लगता है। एम्बेरस्ड कहती है कि मैं खुद ही लज्जित सा महसूस कर रही थी। एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, एक ऐसी प्रोमिस करके जिसका कोई मतलब ही नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन ऐसी प्रॉमिस जो मैंने उससे की थी, पता नहीं कितनी सी प्रोमिस बनाई जा रही हैं उसके ब्लिक का मतलब डार्क, उसके डार्क, इस डार्क वर्ल्ड में, यानी कि जैसे मैंने उससे ये प्रोमिस की, पता नहीं ऐसे लोगों के साथ कितनी ऐसी झूठी प्रोमिस की जाती हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, कहती है कि महीनों की उसके के बाद जब मेरी उससे अच्छी तरह से पहचान हो गई, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा, साहिब आलम, उसने बताया। ही अनाउंसेस, ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, वो नहीं जानता कि इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही नीव्स इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर वो जानता कि इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको काफ़ी टाइम लगता और बड़ा मुश्किल होता उसके लिए उस पर विश्वास करना। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो इस बात से अनअवेयर है, अनविज्ञ है कि इसका नाम जो हो किस चीज़ को रिप्रेजेंट्स करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। रोम का मतलब होता है आवारा घूमना, इधर से उधर। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, एक ऐसी आर्मी बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर वाले लड़के, हु अपीयर लाइक
द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह की बर्ड्स पक्षियों की तरह आते हैं और दोपहर में वहाँ से डिसअपियर हो जाते, चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से हर किसी को पहचानने लग गई थी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, अब राइटर कहते हैं कि मैंने एक दिन उनसे पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। आई आस्क वन, मैंने उनमें से किसी एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, और उस ही आंसर सिंपली, बड़े ही सिंपल तरीके से उसने आंसर किया कि मेरी माँ जो है उसको सेल्फ से नीचे नहीं उतारती। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड्स अनदर, अब दूसरे ने उस बात को आगे जोड़ते हुए कहा क्योंकि वो जानती है कि वो उसको कहीं और फेंक देगा। हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो जिस लड़के ने ये बात बोली उसने शूज पहन रखे थे लेकिन दोनों ही जूते एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, जब मैंने इसके ऊपर कॉमेंट किया। ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, सफल्स का मतलब पीछे हटाना, रगड़ना, उसने अपने पैरों को पीछे हटाया, रगड़ा वहाँ पे, सॉरी, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं बोला। आई वांट शूज, सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, और जब मैं ये बात उस लड़के को बोल रही थी जिसने अनमैच्ड शूज को डाल रखा था, तभी एक लड़का बोला आई वांट शूज, कि मुझे भी जूते चाहिए। थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसके पास पूरी ज़िंदगी में अपना खुद का एक जोड़ी जूते नहीं था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, फिर राइटर कहती है कि देश में इधर उधर से ट्रैवल करते हुए मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को वॉकिंग, ऐसे ही पैदल चलते हुए देखा है, बेयरफुट, नंगे पैर, बिना जूतों के। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव के रोड्स पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, ये पैसे की कमी नहीं बल्कि एक परंपरा है, बेयरफुट रहना, नंगे पैर रहना, ये भी एक एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में। आई वंडर, मैं हैरान हूँ। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, क्या ये ओनली एन एक्सक्यूज, क्या ये एक बहाना है टू एक्सप्लेन अवे, कि ऐसे एक्सप्लेन करना कि परपेचुअल, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल का मतलब जरूरी, जो एक स्टेट होती है पॉवर्टी, कभी, सॉरी, परपेचुअल, कभी न दूर होने वाली एक स्टेट है जो पॉवर्टी को, उसको एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक बहाना है कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, कहती है कि मुझे एक आदमी की कहानी याद आ रही है जो यूडीपी का रहने वाला था, उसने मुझे एक बार बताया था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल, कि वो एक बार जब वो एक यंग बॉय था, ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल, वो स्कूल को पास करके एक टेम्पल पे जाता था। वेयर इज फादर वाज ए प्राइस्ट, जहाँ पर उसके जो पापा थे वो एक प्राइस्ट थे, पादरी थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकता था, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, जो हमेशा जूतों के लिए प्रे करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, कहते 30 साल के बाद फिर मैंने उसी कस्बे के विजिट किया, एंड द टेम्पल, और उसी टेम्पल में गई जहाँ पर वो लड़का जो था प्रेयर करता था वन पेयर शूज के लिए, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, अब वो जो मंदिर था वो थोड़ा सा अलग थलग हो गया था। इन द बैक यार्ड, उसके आंगन में, पिछवाड़े में, वेयर, जो पीछे का आंगन था, वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस, जहाँ पर नया पादरी रहता था। देर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, अब वहाँ पे रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज, वहाँ पर एक यंग बॉय था जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म डाल रखी थी। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने सॉक्स एंड शूज पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वो हाँपते हुए आया, एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने अपने स्कूल बैग को वहाँ पर एक फोल्डिंग बैग के ऊपर फेंक दिया, सॉरी, बेड के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय, लड़की की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, मुझे उस लड़के की वो प्रार्थना याद आई जिसने देवी के सामने प्रार्थना की थी और फाइनली उसको वो शूज मिल गई। लेट मी नेवर लॉस दैम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कि ये मेरी कभी भी मुझसे लॉस ना हो, शायद ये प्रेयर जो थी गॉडेस ने वहाँ पे उसको ग्रांट कर दी थी, पूरी कर दी थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वर शूज, अब यंग बॉय जो बिल्कुल उस पादरी के बेटे जैसा था उसने शूज पहन लिए थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन बहुत सारे जो मेरे पड़ोस में रहते हैं रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, आज भी शूजलेस हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अब राइटर कहते हैं कि मेरी जो जान पहचान हो गई थी उन रैग पिकर्स बॉयज़ के साथ, वो मुझे सीमापुरी लेकर गई। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट,
कहती है कि सीमापुरी एक ऐसी जगह है ऑन द पेरीफ्री, पेरीफ्री का मतलब नियर बाई एरिया, आउटलाइन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहर। अगर आपने भी देखा होगा तो दिल्ली के जो आउटसाइडर एरिया वहाँ पर बहुत सारे स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो वहीं ऐसे ही सीमापुरी भी है। येट माइल्स वे फ्रॉम इट, यानी कि नज़दीक तो है दिल्ली के लेकिन फिर भी मीलों दूर। कैसे? स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यहाँ के लोगों का, यानी कि दिल्ली जैसे बड़े शहर के नज़दीक होते हुए भी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मीलों दूर है दिल्ली के लोगों से। दैट्स वाई द राइटर यूज्ड metaphorically कि miles away from it. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. कहते जो यहाँ पर रह रहे हैं वो स्क्वैटर्स है। तो स्क्वैटर्स का मतलब बिना अधिकार के कहीं पर अपना अधिकार जमा लेना। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, वो लोग हैं जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब्स फैमिलीज अमंग दैम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, उस टाइम पर सीमापुरी जो थी वाइल्डरनेस थी, यानी कि उजाड़ सी जगह थी, सुनसान जगह थी। इट स्टिल इज, आज भी ऐसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज ये खाली नहीं है। यानी कि उजाड़ तो आज भी है, क्यों? क्योंकि लोगों के जो लाइफ वहाँ पर जो लोग जिस तरह की ज़िंदगी वहाँ पर जीते हैं उसको हम कोई एक हंसती खेलती ज़िंदगी नहीं कह सकते। दैट्स वाई उसको राइटर ने अब भी वाइल्डर ही बोला है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तरपाल, डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लीव 10,000 रैक पिकर्स। राइटर कहती है कि वहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ मड, कीचड़ के बने, मिट्टी के बने हुए ढांचे हैं, विद रूफ्स ऑफ टीन, जिनके ऊपर टीन की छत डाली गई है, तरपाल की छत डाली गई है, डिवॉइड ऑफ सीवेज, जो सीवर से वंचित हैं, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ना वहाँ पे कोई पानी के बह रहा है ना ही उनके निकलने की कोई अवस्था है। 10,000 के नियर अबाउट जो है रैग पिकर्स वहाँ पर रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और यहाँ पर लगभग 30 सालों से बिना किसी आइडेंटिटी के रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड, बिना किसी परमिशन के लेकिन राशन कार्ड उनके पास है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और राशन कार्ड की वजह से उनको वोटर लिस्ट में उनका नेम है। एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन, और यही चीज़ उनको भोजन खरीदने के योग्य कर देती है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, क्योंकि भोजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी की बजाय। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अब ये जो लाइन है ये इन्वर्टेड कोमा में यानी किसी के द्वारा बोली गई है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अगर हम अपने परिवारों को भोजन दे सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और हम बेड पर जा सके बिना पेट दर्द के, वी वुड रेदर लाइव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ रहना ही पसंद करेंगे उन खेतों में जाने की बजाय जिन्होंने हमें कोई भी ग्रेन नहीं दिया। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ी when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, ये औरतों के एक समूह ने मुझे बताया, इन टैटर्ड साड़ी, जो फटी पुरानी साड़ी जिन्होंने पहन रखी थी, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स वाला वो एरिया क्यों छोड़ दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पर उनको भोजन मिलता है, दे पीच देयर टेंट्स, वहीं पर वो अपने टेंट पीच लगा लेते हैं। दैट बिकम ट्रांसिट होम्स, और वही उनका ट्रांसिट होम्स यानी कि अक्षणिक जो है डेरा बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और ज़िंदगी जीने में, सर्वाइव करने में उनके पार्टनर बन जाते, सहयोगी बन जाते। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, सालों तक, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन पार्ट, अब ये क्योंकि सालों से वो इस काम में लगे हुए हैं तो ये जो चीज़ है आज अब उनके लिए एक फाइन आर्ट की तरह बन गई है, यानी कि ये जो है एक कला बन गई है उनके लिए। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, क्योंकि कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनके हर दिन खाने का ब्रेड का टुकड़ा। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों के ऊपर छत। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वो लीक करती हुई रूफ हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए उससे ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, यानी कि ये बात किसने बोली? इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से। साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे यहाँ से 1 रुपया मिल जाता है, और कभी कभी तो 10 का नोट भी। हीज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक रही हैं ये बात बोलते। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, अब राइटर कहते हैं कि जब आपको कूड़े के ढेर में अगर एक चांदी का सिक्का मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप उसको खोजना बंद नहीं करते।
फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपको वहाँ पर उम्मीद होती है कि आपको और ज़्यादा मिलेगा. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि उनके लिए अलग मतलब है इस गार्बेज का, कूड़े का, उनके पेरेंट्स की बजाय. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये एक वंडर से लिपटी हुई एक रैपिंग है, यानी कि जिसमें सरप्राइज है शायद उन, क्योंकि उनके लिए सरप्राइज क्यों है कि वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कुछ मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ मिलेगा. फॉर द एल्डर्स इट ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए ये एक जिंदा रहने का साधन है. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फैंसी गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. कहते हैं कि एक सर्दियों की मॉर्निंग में मैंने साहिब को एक फैंसी गेट, बाड़ लगी हुई गेट जो मेरे पड़ोस में था, क्लब था वहाँ पे, उसको देखा. वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो देख रहा था कि दो युवा लड़के जिन्होंने वाइट ड्रेस डाल रखी थी और टेनिस खेल रहे थे. आई लाइक द गेम ही हम्स, वो खुद ही बड़बड़ाता है कि उसको ये गेम पसंद है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंसी, इसको देखते हुए वो संतुष्ट है और पीछे जो है खड़ा है वहाँ पे. आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, और वो कहता ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है कि वो अंदर चला जाता है जब उसको कोई नहीं देखता. द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है मुझे अंदर वाला झूला मुझे यूज़ करने देता है. द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग. साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. साहिब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे हैं जो बड़े अजीब लगते हैं. ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसने जो रंग उतरी हुई शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी है उसके ऊपर. समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो मुझे इसके बारे में बताते हुए कहता है कि ये किसी ने उसको दी थी. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, फैक्ट ये है कि वो किसी अमीर लड़के के डिस्कार्डेड फेंके गए जूते थे. हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, शायद उसने उसको पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उनके अंदर एक सुराख हो चुका था. डज नॉट बोदर हिम, लेकिन ये चीज़ इसको बोदर नहीं करती, चिंतित नहीं करती. फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, एक ऐसा बच्चा जिसके लिए नंगे पैर रहता, उसको एक ऐसे जूते मिलना जिसमें एक होल है, वो भी सौपन सच होने जैसा है. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम जिसको इतनी इंटेंटली देख रहा है, इतनी इंटेंसिटी के साथ देख रहा है, वो उसकी पहुंच से दूर है. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बोथ, इस मॉर्निंग साहिब जो है मुझे मिला जब वो मिल्क बूथ के रास्ते में था. इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, आज उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था. आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज, वो सड़क से नीचे जाते हुए उसने मुझे बताया कि वो अब एक टी स्टॉल पे, चाय की दुकान पे काम करता है. पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपीज़ मिलते हैं और मेरा सारा भोजन. डज ही लाइक द जॉब, फिर राइटर कहते क्या वो उस जॉब को पसंद करता है. आई आस्क, मैंने पूछा. हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसका चेहरा जो था, वो जो पहले वाला केयर फ्री जो लुक था वो खो चुका था. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, और वो स्टील का कैनिस्टर ज़्यादा भारी लग रहा था उस प्लास्टिक वाले बैग से जो वो बड़े हल्के तरीके से हमेशा अपने कंधों पर ढोता था. ओवर हिज शोल्डर, द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका अपना था. तो यहाँ पे राइटर ने जो बड़ा ज़बरदस्त सटायर किया है कि जब वो रैग पिकिंग करता था और एक बड़ा सा थैला अपने कंधों पर रखता था जिसके अंदर वो कूड़े से जो भी अच्छी चीज़ें मिलती थी उसको प्रीसियस होती थी तो उनको रख लेता था, लेकिन बड़ा मज़े में रहता था, केयर फ्री. लेकिन आज वो एक दुकान के ऊपर जॉब कर रहा है और लेकिन वो उसका चेहरा जो केयर फ्री लुक जो था वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, क्योंकि वो कैनिस्टर बिलोंग करता है उस आदमी से जो चाय शॉप का मालिक है. साहिब इज़ नो लॉन्ग हिज ओन मास्टर, क्योंकि साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है. ये स्टोरी थी आपकी फर्स्ट स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर की, और यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से रैग पिकर की लाइव्स है इन सीमापुरी नियर दिल्ली. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.